चलिए अब आपके कमेंट हमने इसमें ऑन कर दिए अपने, बीच बीच में हम आपके ऊपर से कमेंट देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्कशन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है अपने चैनल पे लेट्स लर्न केमिस्ट्री पे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं गो थ्रू की है तो आप उसको जरूर विजिट करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सारी चीज़ों की। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन कर दिया था आपको बताया था, ये अच्छे से पढ़ लेना, डीएनए आरएनए में डिफरेंस वाला, होप आपने देख लिया होगा। तो आप सबको ये एक बात और बता देते हैं कि डीएनए की जब आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो इसमें जो लूप है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो थिंग्स हम बता चुके हैं। तो देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो इन टेक्स्ट है वो क्या कहता है कि ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। अब ऐसे ही आपको रिवर्स चलेगा, पहले हम आपको बायोमोलिक्यूल, हेलोअल्केन, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो सभी के एनसीईआरटी क्वेश्चन, और साथ में अगली जो वीडियो आएगी वो इसके पीवाईक्यू की आएगी। पीवाईक्यू जो आपके बोर्ड में आते हैं, चाहे आप एचबीएससी के स्टूडेंट हो या सीबीएसई, दोनों के ही, ठीक है, दोनों में ही आपके पीवाईक्यू कौन सी यूनिट से क्या वेटेज रही है वो सारी थिंग्स डिस्कशन करेंगे। जो भी ज्वाइन हो रहे सबका वेलकम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा हुआ है, ग्लूकोज और सुक्रोज सोल्यूबल इन वाटर, कि ये पानी में आपके घुल जाते हैं, बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये आप कैसे बताओगे, क्योंकि आप सबको बताया, जैसे आप सोल्यूबिलिटी का कभी भी कंसेप्ट बताना हो तो क्या बताते हो, एक बार हम नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपने को, इधर कर देते हैं। तो क्या कंसेप्ट होता है आपका, लाइक डिजोल लाइक, मतलब अगर आपकी पोलर थिंग्स है तो पोलर किस में घुलना चाहेगा, आपका पोलर में। अगर आपका नॉन पोलर है तो नॉन पोलर किस में घुलना चाहेगा, आपका नॉन पोलर में। तो आप सबको पता है कि ग्लूकोज और सुक्रोज है वो क्या है, पोलर नेचर के हैं, तो पोलर है तो इसका मतलब किस में घुल जाएंगे, आपके पानी में, पोलर थिंग्स है। लेकिन आपके साइक्लोहेक्सेन की हम बात करें, ये बेंजीन रिंग की बात करें, ये साइक्लोहेक्सेन है आपका, ये कैसा नेचर का है आपका, नॉन पोलर, या जी वो बेंजीन वाला, तो नॉन पोलर है तो वो पानी में नहीं घुलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सा बताना था आपको पोलर से, कि आप बता दोगे ग्लूकोज सुक्रोज पोलर नेचर के हैं क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस माइनस की सेपरेशन होती है। मेडिको स्टूडेंट ज्वाइन हुए, हाय मैम, हेलो, वेलकम टू लाइव। तो बताइए किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 12th के स्टूडेंट हो या एनी अदर, एक बार बता दीजिए। What are the expected product of hydrolysis on lactose? अब इसमें पूछा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप बीच में जिस भी बच्चे के कोई क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट करते रहना, आप सबको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको लगे ऑडियो वीडियो का कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तभी। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है इन टेक्स्ट वाला अगला, कि जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनेगा। तो आप सबको पता है लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनता है, ग्लूकोज और प्लस में गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आपका, C6H12O6। गैलेक्टोज का भी फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, जो आपका C4 है, ग्लूकोज की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे ये आपका अल्डिहाइड है, HOH, थर्ड कार्बन पे OH, लेफ्ट साइड H आपका OH, परसुइंग बीएड आफ्टर MSc केमिस्ट्री। अच्छा ओके, बीएड फर्स्ट ईयर में हो फिर आप अभी, HOH और CH2OH, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो चुके हैं। तो अभी आप फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, टीचिंग एग्जाम की। तो देखिए अगर आपका ये 4th कार्बन है जिस पे OH आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट बना दोगे तो किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, गैलेक्टोज की। तो आप सबको याद ध्यान रखना है कि लैक्टोज जो बनता है वो बीटा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं, ये 10.2 का कलर, चलो दूसरा कर लेते हैं, एक मिनट, ग्रीन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डेड, नाउ आई विल गिव सीटेट। ओके चलिए, तो एडवांस में बेस्ट ऑफ लक आपको। 8 फरवरी, ठीक है। अच्छा सीटेट की हाँ डेट आ चुकी है, अभी फॉर्म आएंगे तो सीटेट अगर आप एचटेट की कर रहे हो अच्छे से तो सीटेट तो इजीली हो जाएगा। सीटेट का लेवल थोड़ा इजी रहता है, एचटेट का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसमें सीडीपी भी और हिंदी इंग्लिश का लेवल काफी टफ रखते हैं। तो देखिए हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ, किसे कहते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे अल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो पेंटा एसीटेट डी ग्लूकोज का मतलब है जब आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की थी तो जितने भी OH ग्रुप थे आपके वो सारे वहां पे H रिप्लेस होके कौन सा ग्रुप लग गया था, CH3CO, जिसको हम एसीटेट ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है, CH3CO लगा। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप बताओगे एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस जब पेंटाएसिटेट ग्लूकोज है, क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में तो आपके पास कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारे ओस तो रिप्लेस हो चुके हैं एसीटेट वाले से, तो हम बता देंगे कि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये सीधा रिएक्शन से क्वेश्चन था। पोर्शन समझा हम पहले से चुके हैं, आपको 2 वीडियोस ली गई हैं बायोमोलिक्यूल की, होप आपने देख ली होगी। एक हमने आपका पीपीटी बना के बताया था, एक इसमें अमीनो एसिड और हार्मोन्स वगैरह इससे बताए थे। पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज के करेंगे अपने सारे 1 मिनट, और पहले 3 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 4th क्वेश्चन कहाँ पे है। इसीलिए पीडीएफ का यूज करके बताया जा रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइप करते तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होता, इसीलिए। मैम आप एनवीएस केवीएस दे रही है, यस फॉर्म तो फिल करेंगे, अभी फीस नहीं कट की है, वैसे फॉर्म भर दिया है, बट काफी कंपटीशन है। और सबसे हार्ड तो हमें लग रहा है कि टायर 1 कर दिया गया है। टायर 1 की अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। देखो खुद का सब्जेक्ट जो होता है उसकी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, होती है, लेकिन टायर 1 में आपको पता है मैथ आएगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग है, काफी वीक है हमारी, तो इन पे हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं होगा तो टायर 2 तो दे ही नहीं पाएंगे। तो कर रहे हैं कोशिश, और तो देखते हैं क्या रहता है। आपको भी अगर जिन बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के रिगार्डिंग कुछ हमें गाइड करना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, अच्छे से हो जाए हमारी भी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। तो ये बताया है आपके अमीनो एसिड का मतलब होता है आपका, एक तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड यहाँ पे आपका क्या होता है अमीन ग्रुप, यहाँ H है, ये R ग्रुप है। R चेन के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग अमीनो एसिड्स हमने पढ़ी थी, ग्लाइसिन, एलाइन, वेलाइन, ये सारी। जब आप इसका H लॉस कर देता है तो यहाँ क्या बनता है नेगेटिव, और ये H इसके पास चला जाता है तो ये बनता है NH3+। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है आपका? मेडिकल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई हो जाएगा टायर 1 डेफिनेटली। चलो थैंक यू सो मच अगर आप ये कर रहे हो, बट पता है काफी हार्ड रहेगा, बट कोशिश करेंगे जरूर करने की। अब की बार इन्होंने सारा कुछ पैटर्न चेंज कर दिया है, जैसे ये हमारा इसमें अभी उन्होंने लगाया है टायर 1 टायर 2 का। देखो पीजीटी वालों के हमारे अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट सब्जेक्ट का ही लेना चाहिए, वैसे भी पढ़वाना तो सब्जेक्ट ही मेन है, चाहिए वो केमिस्ट्री और फिजिक्स हो। हिंदी इंग्लिश इनका कुछ वो नहीं है, नॉर्मल हिंदी वगैरह सबको बोलनी आती है, इंग्लिश भी, बट अब कर रखे हैं, इतना सारे स्ट्रेंथ है तो उसको बाहर भी तो करना है किसी वे से, तो इसीलिए अलग अलग लेवल लगा दिए गए, पहले टायर 1 करो, फिर 2 करो, फिर लास्ट में इंटरव्यू जाके करो। अब 2-3 साल में कहीं जाके वैकेंसी निकलती, और दूसरा इन्होंने कंडीशन लगा दी है टीजीटी साइंस में तो भर ही नहीं सकते, नॉन मेडिकल वाले सिर्फ पीजीटी दे सकते हो, तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें भी वो गए हैं, क्योंकि अब आपको बेसिक सी बात है, नॉन मेडिकल अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें पीसीएम ही आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो कैसे आ जाएगी, बट उन्होंने सब्जेक्ट का वो मांग लिया कॉम्बिनेशन। कई सारे फैक्टर भी हैं इसमें, और फर्स्ट वाला ऐसा नहीं है कि इसमें भी काफी लेवल वो रखेंगे, जीके भी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो मेनी थिंग्स। देखते हैं कैसे मैनेज होती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, देखो नॉर्मल से आपको बात बतानी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए नेगेटिव आता है, प्लस प्लस माइनस जिस स्ट्रक्चर में दोनों होती है उसको बोलते हैं हम ज्विट्राइन स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस की सेपरेशन है, तो अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है आपका, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ज्यादा, और पानी में भी घुल जाएंगे, क्योंकि आप सपोज पानी क्या है, पोलर है, तो प्लस माइनस की वजह से यहाँ भी पोलर करेक्टर आ रहा है अमीनो एसिड में, तो ये इजिली हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आपको लगता है कि बहुत अच्छा, मैथ रीजनिंग के बता रहे हो या और कुछ? तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल सा आपको क्या बताना था कि अमीनो एसिड में ज्विट्राइन स्ट्रक्चर होती है, प्लस माइनस क्रिएट होता है, पोलर नेचर है, इसकी वजह से पानी में घुल जाएंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है अट्रैक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, वेयर डज द वाटर, चलिए देखते हैं एक बार इसको, इससे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या पूछा है, डीनेचुरेशन वाले प्रोसीजर से है। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग्स गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, जब आप एग को गर्म करते हो तो उसका पानी है वो कहाँ पे जाता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो देखते हैं आप क्या बताएंगे। 1 सेकेंड, चलिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि जब आप एग को बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल करोगे तो इसका मतलब सारा पानी है वो किस में यूज हो रहा है, आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। ये किसका एग्जांपल है, एग वाला, चाहे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नॉर्मल वैसे आपको बता दें, बोर्ड के अगर बच्चे आप देख रहे हो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। होता क्या इसमें, जैसे नॉर्मल आपकी जो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है,
चाहे वो प्राइमरी वाली स्ट्रक्चर हो या आपकी सेकेंडरी हो या अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर हो। तो जब आप इसके ऊपर टेम्परेचर का पीएच का अलग अलग चेंज करते हो या बॉन्ड तोड़ते हो तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, प्रॉपर्टी पहले थे वो सारी लूज कर देगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा था वो कुछ भी शो नहीं करेगा बाद में, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वाली इंटैक्ट होती है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता था? डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप एग को बॉईल कर रहे हो तो जो पानी प्रेजेंट था एग में वो किस में यूज हो रहा है? प्रोटीन के डीनेचुरेशन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वो ब्रेक हो रहा है। तो इसमें जो आपका एग के अंदर जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन से जो बना है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो एग में है वो चेंज किस में हो जाता है? आपका रबर लाइक एक सब्सटेंस में, जो आपका इनसोल्युबल एक मासेस बना लेगा। तो ये सारा पानी उसमें यूज हो जाता है। तो मतलब ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वाले पोर्शन से आपका पूछा हुआ था। अमीनो एसिड ये जो है आपके विटामिन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टेट में भी 2 बार पूछा हुआ है कि कौन सा ब्लड क्लोटिंग में आपका हेल्प करता है। प्राइमरी रिमेन्स इंटैक्ट, यस हाँ ठीक है, आपका प्राइमरी इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर उनकी सारी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, अब सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी हट जाएगी। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इन टेक्स्ट का क्या है। ये रहा, ये आपके इन टेक्स्ट के लास्ट हैं, फिर एक्सरसाइज वाले देखते हैं। देखिए, वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी? क्या आप सब में से बता सकते हो कि विटामिन सी है उसको हमारी बॉडी स्टोर क्यों नहीं कर सकती? तो आप सबको पता है कि विटामिन बी और सी होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और सी क्या होते हैं स्टूडेंट? वाटर सोल्यूबल। और कीड़ा से याद रखना, KEDA, कीड़ा से, ये कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल। अब आप सबको पता है कि अगर ये पानी में घुलेंगे तो हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती। तो आप सिंपल सा रीजन बता दोगे कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, BC वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन KEDA ये फैट सोल्यूबल होते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। तो पानी में अगर ये सोल्यूबल हो गए तो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सकते हैं, तो हमारी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती। फिर अगला क्या है? व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन इन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम DNA? न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा, मोर वाटर सोल्यूबल, यस सही है, वाटर सोल्यूबल ही होते हैं विटामिन बी और सी। न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब होता है इसमें शुगर यूनिट है आपकी, प्लस में बेस है, बेस सारे हैं DNA में, जैसे कौन से बेस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। RNA में कौन सा बेस बदल जाता है आपका? थायमिन की जगह क्या हो जाता है आपका? यूरेसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शुगर है, बेस पे है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, इन तीनों की चेन से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे आपके 20 न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ती हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है। तो DNA तो क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे इसमें ज्वाइन होते हैं चेन, हजारों में जाके। तो क्या बताया इन्होंने, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब एक न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम DNA कंटेन थायमीन, उसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे? तो एक तो आपका शुगर यूनिट है, शुगर यूनिट कौन सी है? 2-डीऑक्सी राइबोज। कैसी स्ट्रक्चर बनाते हो आप उसकी? बनाना चाहो तो बना भी सकते हो 5 में बड़े, जैसे यहाँ पे है HOH, अब डीऑक्सी है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हट जाता है, H आएगा, HOH, और ऊपर यहाँ पे क्या है? CH2OH, ये H यहाँ से जुड़ जाएगा फॉस्फेट से। साथ में आपका क्या है? थायमिन ग्रुप, और दूसरा कौन बन जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड, टाइड वाले में। अगर आप RNA को हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा अमंग द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट बेसिस में। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ RNA, कि हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की RNA होती हैं आपकी, जो अलग अलग टाइप के बेसिस RNA की आपने टाइप्स भी देखी थी, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल। ये तो थे आपके इन टेक्स्ट के आपके 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं, 1 मिनट, फर्स्ट पेज में निकाले, ओके ओके यस। बताइए, स्क्रीन अच्छे से दिख तो रही होगी ना वैसे सबको? तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। जब आप HBSC की कर रहे हो चाहे CBSE की, तो ये मस्ट है आपके लिए, चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, कौन सा भी पोर्शन, NCERT क्वेश्चंस करना। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोस्क्राइड्स? तो आप बता दोगे मोनोस्क्राइड्स क्या होते हैं? वो पॉलीस्क्राइड जिसमें एल्डिहाइड और आपका कीटोन होता है, जिसको आप हाइड्रोलाइज करो तो आगे टूटे नहीं। जैसे कौन से मोनोस्क्राइड आपने पढ़े हैं? ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रैक्टोज पढ़ा है, इसकी सारी स्ट्रक्चर्स में आपने देखी हैं, ठीक है। ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, राइबोज है, ये सारे ये होते हैं मोनोस्क्राइड, ये आप सीधा सा बता दोगे। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? जिनके पास में फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। 1 मिनट हम देख लेते हैं आपके कमेंट, यस हाँ, जो भी बच्चा ज्वाइन हो रहे हैं, किसी को कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी साथ साथ में रिप्लाई करने के लिए। 1 मिनट, नेटवर्क स्लो है क्या? चलिए ठीक है,
मेडिको क्या कह रहे हैं, वाटर सोल्यूबल, हाँ हाँ वो तो पीछे वाला हो गया, उसके आगे वाले में देखते हैं अब। तो देखिए व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जहाँ पे फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है तो वो टोल्यून रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं आपके, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए नोट डालने वाली, जितने भी मोनोस्क्राइड हैं आपके, सारे मोनोस्क्राइड कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट डाइस्क्राइड में किसको छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, ठीक है, सुक्रोज आपका नहीं होता, सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। पॉलीस्क्राइड भी सारे आपके रिड्यूसिंग होते हैं, मोनोस्क्राइड भी, बट डाइस्क्राइड में आपका क्या नहीं होता, ये सुक्रोज नहीं होता। अब दो मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का आपका प्लांट्स के अंदर बताना है। तो आपको पता है कि जो भी सेल का क्या करना है, जो भी आपका सेल है उसका जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है उसका पूरा तैयार करवाने में कौन हेल्प करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, सेलुलोज को छोड़कर, भाई वो तो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती, जो भी आप खाना वगैरह खा रहे हो एज ए बॉडी के फ्यूल के लिए, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है खाने वाले से या प्लांट्स वाले में, तो वो भी आपका मेन सोर्स है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट में या सेल वाले में। तो अपने एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से जो भी फंक्शन बताना चाहो वो बता सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। आपसे देखो 4-5 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछा है कि कौन सा मोनोस्क्राइड है, कौन सा डाई है। डाई का क्या मतलब होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जब आप इसको हाइड्रोलाइज करो तो 2 यूनिट से बनाओ। ट्राई का मतलब होता है 3 से बनाओ, टेट्रा मतलब 4 से बनाओ, पोली मतलब बहुत सारी हजारों यूनिट। जैसे आपके 12th में पॉलीस्क्राइड में तो सिर्फ का क्या आया, स्टार्च और सेलुलोज आया है, स्टार्च के अपने टाइप्स पढ़े हैं। वो डाइस्क्राइड में आपके 3 आए हैं। डाइस्क्राइड में कौन कौन पढ़ा है आपने, लैक्टोज पढ़ा है, सुक्रोज पढ़ा है और माल्टोज, ये 3 है। तो अब देखिए राइबोज यूनिट, तो राइबोज तो एक एक ही है, तो इसका मतलब वो तो मोनोस्क्राइड हो गई। 2-डीऑक्सीराइबोज ये भी मोनोस्क्राइड है। माल्टोज, माल्टोज आपका क्या है बताइए, माल्टोज आपका डाइस्क्राइड होता है, बनता किससे है माल्टोज, ग्लूकोज यूनिट से। गलैक्टोज, गलैक्टोज भी एक मोनोस्क्राइड है आपका, क्योंकि गलैक्टोज एल्डिहाइड जैसा ही है। फ्रैक्टोज ये भी मोनोस्क्राइड है। लैक्टोज, लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से, तो ये आपका किससे होगा, डाइस्क्राइड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का क्या मतलब होता है कि जब आप अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रहे हो, तो जब 2 मोनोस्क्राइड यूनिट जड़ रही हैं नॉर्मल वाले से, और लिंकेज किससे होती है, ऑक्सीजन से, ठीक है। इस ऑक्सीजन वाले लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक। और एक लिंकेज और पढ़ी है इस यूनिट में आपने, CONH, इस लिंकेज का क्या नाम है, पेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमीनो एसिड जुड़ती हैं आपस में, पानी बाहर निकल के जो लिंकेज बनती है, ये कौन सी होती है, पेप्टाइड। तो इस यूनिट में आपने 2 पढ़ी है, ये ग्लाइकोसाइडिक वाली। तो सिंपल आप बता दो कि जब आप कंडेंसेशन कर रहे हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो 2 मोनोस्क्राइड यूनिट ऑक्सीजन के थ्रू जो लिंकअप हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोजन क्या है और ये डिफरेंट कैसी है स्टार्च वाले से। तो वैसे आपको बता दें, जैसे स्टार्च के 2 पोर्शन थे, ग्लाइकोजन भी जहाँ पे जो एनिमल बॉडी अपना खाना जो स्टोर कर रही है, मेनली आपका जो एनिमल सेल है, जैसे वो चाहे मसल में हो या लिवर में, तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे एनिमल्स के अंदर रिजर्व करने का वर्क कर रहा है। ये भी एक पॉलीमर, उसमें भी बहुत सारी, वैसे आपसे पूछ ले ग्लाइकोजन बना किससे है, तो ग्लाइकोजन भी किससे बना है आपका, ग्लूकोज यूनिट से। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर भी लाइक दैट अमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, हाईली ब्रांच। इसमें लाइव चल रही है, एक तो ग्लाइकोजन का क्या है आपका, क्या बता रहे थे हम, एक बार बीच में हो गए थे डिस्टर्ब। यस हाँ, तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर्स कैसी है, अमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है आपकी। दूसरा फूड स्टोरेज एनिमल्स वाले में ये वर्क करती है, तो इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, एनिमल स्टार्च भी ग्लाइकोजन को। अब हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाने हैं, हो भाई आप बता दोगे अभी क्या था, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। और लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गलैक्टोज। स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में अपना बता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉल्यूशन पहले से हो चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं आपको, बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज। तो स्टार्च वाले में और सेलुलोज वाले में बेसिक आपको डिफरेंस वाला पोर्शन बताना है। हाइड्रोलाइसिस आपको बता ही दिया। तो देखो स्टार्च का जब आप करते हो तो सेलुलोज तो कौन से ग्लूकोज यूनिट से बनता है आपका, बीटा वाले से। तो सेलुलोज तो बनता है आपका बीटा से, और स्टार्च किससे बनता है आपका, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। ये आपको पता है, सेलुलोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको डिफरेंस वाली करनी है, तो इसमें आप सारा लिंकेज का पूरा बना के दिखा सकते हो, जो हमने स्टार्च और सेलुलोज की स्ट्रक्चर बताई थी। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा कि जब डी ग्लूकोज को HI के साथ ट्रीट करते हो तो पहले ऑप्शन में क्या बनता है, एन हेक्सेन, हेक्सेन की
पूरी चेन बन जाएगी। जब आप जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो उसमें क्या बनता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, COH में। और अगर HNO3 के साथ करोगे तो वहां बनता है सैकेरिक एसिड। याद रखना सैकेरिक एसिड उसको बोलते हैं जो आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है ना, बीच वाले इंटैक्ट रहेंगे, ऊपर वाला एल्डिहाइड और नीचे वाला जो अल्कोहलिक है प्राइमरी वाला वो किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। HI के साथ हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन के चैन CH2CH3 से। ब्रोमीन वाटर में सैकेरिक एसिड, ऊपर वाला एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। और HNO3 में आपका हो जाएगा दोनों जगह COH। ठीक है, ये आप बता दोगे आसानी से। अगला है इन्यूमरेट द रिएक्शन डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये आप बताइए, आप में से, चलिए हम कमेंट देखते हैं आपके। तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है जो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो कौन सी है जो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताएगी, बताइए। तो एक तो हमने वो रिएक्शन वाला किया था कि ग्लूकोज हमारा है नेट स्किप टेस्ट नहीं देता, या 2,4-DNP वाला टेस्ट है वो भी नहीं देगा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वाला टेस्ट। दूसरा, जब आप रिएक्शन करवाते हो पेंटा एसीटेट वाले ग्लूकोज है तो वो भी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब भी उसमें वो प्रेजेंट नहीं है। जो आपने रिएक्शन की थी ना तो वो सारी यही सजेस्ट कर रही थी कि हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज वाले की 5 रिएक्शन की थी, उसी से है क्वेश्चन। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मैं लास्ट क्लास में बताया था। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बताइए सिंथेसाइज कर सकती नहीं। एक तो क्या होता है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और एक होती है जो हमें बाहर से दवाइयों की फॉर्म में लेनी पड़ती है। तो जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल, जो जरूरी है लेकिन बना नहीं पाती। नॉन एसेंशियल क्या होती है, जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। जैसे हमने बताया प्रोटीन चेन आपकी अमीनो एसिड से बनती है 20 अल्फा अमीनो, 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, 10 हमें बाहर से जो आप खाना लेते हो ना उसके थ्रू मिलती है हमें, जिसको हम ये बोलते हैं। तो दो दो इनकी एग्जाम्पल बताने आपको, जैसे ग्लाइसिन, एलेनाइन है, वेलाइन है, याद रख सकते हो वेलाइन आपकी, और जो लुसाइन है वो कौन से हो जाएगी, एसेंशियल से। एक को मतलब दो दो याद रख लेना। ऐसे ही आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना। यस, बताइए आपको समझ आ रहा है क्या, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी टाइप का तो बता देना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रिलेटेड टू प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज। देखो प्रोटीन से लिंक क्यों है ये, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन किससे बनता है आपका, अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जब दो जुड़ती हैं, जैसे ये आपकी अमीनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका। दूसरा आपने कहा कि मान लो ये NH2 कर लिया, वैसे तो राइट लेफ्ट साइड ही रहेगा NH2, यहाँ रहेगा COH, H है OH। अब दूसरी जो चेन आएगी तो उसका जो COH है और यहाँ का क्या है आपका NH2, इसको ऐसे मान लो। अब H और OH अगर बाहर निकलेगा तो किसके बीच में लिंकेज बनेगी, CO और NH के बीच में। प्रोमोटैक क्या कर रहे हैं, यस ओके, चलो अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ रहा है तो जो भी बीच में ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता देना। अभी फोन आ रहा है, 1 मिनट काटना पड़ेगा। चलिए बाद में करते हैं। तो क्या बता रहे थे हम आपको, पेप्टाइड लिंकेज हो चुके हैं। यस, ये बताना था आपको कि जब आपकी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड्स जब अलग अलग चेन जोड़ती हैं तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलोगे आप, CO और NH को। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको डीनेचुरेशन के बारे में बताना है कि जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी टर्सरी है, जब आप उसके ऊपर टेम्परेचर का चेंज करते हो या pH का चेंज करते हो, तो अगर आपकी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर इनकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डीनेचुरेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, डायरेक्ट बताना था। कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी, इसके बारे में बताना था। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में लास्ट क्लास में हो गया था अपना ये। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी टाइप की जो बॉन्डिंग आपकी जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन को, उसको स्टेबलाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, 1 मिनट, 1 सेकंड। हेलो, हाँ नमस्ते, क्या हुआ कुछ? अच्छा अच्छा, आगे पीछे कोई बात नहीं, आप अपना ओरिजिनल लेके आना ना तो कल सर क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी किसी का फॉर्म भरा? हाँ नहीं
नहीं, अभी फॉर्म में नहीं भरवाया है वो सर, ये कह रहे थे कि आज सबके आ जाएंगे तो कल ही करवाएंगे आपके। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप अपना ओरिजिनल ले आना कल। हम्म। अच्छा हाँ, कोई नहीं, गलत नहीं होना चाहिए बस, ताकि बोर्ड की उसमें प्रॉब्लम हो तो आप उससे हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी तो नहीं भरा है। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो देखिए हम कौन से क्वेश्चंस में पूछ गए थे, अपना क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपने देखा था कौन सी बॉन्डिंग थी, एक तो अपनी थी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आप CO और NH के बीच में करोगे तो ये उसको स्टेबलाइज कर रही थी, तो वो आपको इसको डायरेक्ट बताना था। चलिए अब कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं इसमें, वन थिंग्स, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। तो इसमें तो सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन किसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब अगला क्वेश्चन है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसके एक तो आप एग्जांपल्स के फॉर्म में बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स आपको बताने पड़ेंगे, कौन वाटर सोल्यूबल होता है, कौन इनसोल्यूबल है। कल वाली जो हमने आपको डिफरेंस बताए थे 3, वही आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे वो नॉर्मल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका। ग्लोबुलर वाले में जैसे हेमोग्लोबिन है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है। हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है नॉर्मली, जैसे एक तो एसिडिक होता है एक बेसिक होता है, एम्फोटेरिक का मतलब दोनों तरह भी हो। उसके अमीनो एसिड में एक तो देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिडिक वाला, और दूसरा अमीनो एसिड में क्या होता है NH2। कोई भी अमीनो एसिड आप देख लो तो हर एक अमीनो एसिड के अंदर एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पे R चेन है, तो दोनों चीजें मिल रही हैं, तो ये एम्फोटेरिक नेचर इस शो कर सकती है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के रिएक्शंस करवाने में। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग वर्क, जैसे अगर माल्टोज से आप माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ग्लूकोज बन रहा है, तो कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज। सुक्रोज वाले से कर रहे हो तो इन्वर्टेज। डिफरेंट टाइप के कल आपको 4 से 5 एंजाइम बताए थे, वही करने हैं। जो बच्चे बीच में देख रहे हैं तो उनको यही कहेंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो 2 वीडियो बनाई गई है बायोमोलिक्यूल की, 50-50 मिनट के होंगे अप्रोक्स। तो पहले पोर्शन में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट को करवाया गया है, सेकंड पोर्शन में प्रोटीन अमीनो एसिड DNA वाला पोर्शन। अभी हम आज की क्लास में इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और एक्सरसाइज में आ गए हैं अभी। फिर कल की क्लास में इसके आपको PYQ मिल जाएंगे, ये जो आपके HBSC CBSE में बायोमोलिक्यूल से कौन से PYQ मिले हैं, सो दैट आपको बाद में नहीं देखना पड़ेगा, साथ के साथ कर लोगे तो अच्छी बात आपके लिए। एजुकेशन एडा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव। बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी और आपका यूट्यूब चैनल। तो अगला चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप इसमें याद रखना है कि डीनेचुरेशन के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसको अनकॉइल करते हैं, तो आप बता दोगे इसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपका इंटैक्ट नहीं होगी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है सारी प्रॉपर्टी आपकी बदल जाएंगी, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अपना लूज कर देगा। बस इतना ही है कि क्वेश्चन लास्ट, अच्छा हम लास्ट 25 ही क्वेश्चन है, फिर तो हो ही जाएगा, अभी 5 मिनट में ही लगा लो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ RNA अभी हमने आपको बता ही दिया था, RNA के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो आप खाना खा रहे हो तो उसमें से जो 10 अमीनो एसिड हैं जो बाहर से लेनी पड़ती काम वाली है, वो मैसेंजर RNA लिया, अब ये आगे ट्रांसफर कर देता है ट्रांसफर RNA को, अब ये वाला आगे कहाँ पहुंचाएगा, राइबोसोमल को। ये राइबोसोमल सेलेक्ट करके उनको चेन में लगाएगा और आपकी प्रोटीन चेन बनाती है, ठीक है। 10 बॉडी में होती है, 10 बाहर से। तो इसमें तो टाइप्स ही बताने थे। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस DNA RNA जब क्लास स्टार्ट की थी उससे पहले ही आपको बता दिया था। देखो ऊपर अगर खाली पेज है कहीं, इधर बता देते हैं। तो आपको DNA में और RNA में बेस, तो एक तो आपको पहला डिफरेंस तो क्या बताओगे, DNA में बेसिस कौन से होते हैं आपके, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और RNA में कौन से बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बट थाइमिन की जगह कौन सा आ जाएगा, यूरेसिल। दूसरी बात, DNA में जो शुगर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज यूनिट, और इसमें होती है ऑक्सीराइबोज, जो 5 मेंबर वाली ये वाली। सेकंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन को हटा दोगे तो वो आपका डीऑक्सी हो जाती है, ठीक है आपका।
या बता दोगे डीएनए आपका। और एक बात और याद रखना, अगर डीएनए खुद ही जैसे आपको रेप्लिकेशन करता है आपके एक कॉपी में, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है या आरएनए से प्रोटीन है क्या, तो डीएनए से आरएनए वाले को क्या बोलते हो आप, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन है तो ये होता है ट्रांसलेशन। ये वापस नहीं हो सकता प्रोटीन से डीएनए। ये आपने बताया होगा आरएनए से डीएनए कोई टाइम में हेल्प करने में पता लगाता है, ये आप नॉर्मल बता दोगे। बेस स्टैंडर्ड आपने देख ली थी कि कौन कैसे, जब आपने डीएनए की जैसे जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए बनाने का क्या करो, 2 लाइन ऐसे खींच लो, फिर आप ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे बना लीजिए, अलग ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब देखो हम दूसरे कलर से बनाते हैं तो कई बच्चे इसमें अपोजिट कर देते हो आप, फिर ये दूसरा बना लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई नहीं, हमने स्टैंड तो आपको दिखाई दिए थे कल वैसे भी, तो 1 मिनट, ऐसे से हो गया। तो बीच में जो ये होते हैं आपके अंदर, या तो होते हैं बेसिज, जैसे आपके ये प्यूरिन बेस कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन बेसिस कौन से होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल वाले। और ये जो 12 आपको स्टैंड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन होता है आपका सुगर यूनिट और फॉस्फेट, और अंदर जो होते हैं ना डीएनए के पेरेज में, यहाँ पे बेसिज होते हैं, ये आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आपने जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसमें आप बता दोगे डीएनए वाले में दोनों स्टैंड, जैसे ये 5' से 3' है, ऊपर 3' से 5' होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और यही आपका इनहेरिटेंस करेक्टर है वो बताते हैं, तभी आपका पता चलता है कि ये इसके पेरेंट्स हैं। कई करेक्टर आते हैं ना आपके दादाजी के या आपके पेरेंट्स के आपके अंदर, वो चलिए कहाँ पे थे हम, 1 मिनट नीचे गए थे ना, तो 24 वाला क्वेश्चन कर लिया, 25 कर लिया। न्यूक्लियोसाइड और टाइड में डिफरेंस क्या होता है, अभी ऊपर बताया था। साइड क्या होता है, जिसमें 2 यूनिट होती हैं सिर्फ, टाइड में मतलब 3, टाइड 3 मतलब कौन सी आपकी, शुगर यूनिट आ जाएगी टाइड वाले में, एक शुगर आ जाएगी आपकी, एक बेस आ जाएगी, एक फॉस्फेट आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आसान सा है आपका। न्यूक्लिक एसिड्स में 2 इंपॉर्टेंट आपके जो अलग अलग ये क्या करने आपको 2 फंक्शंस हैं, रेप्लिकेशन काम करने का, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। ठीक है, ये सारा काम है इसका। विटामिन ए और विटामिन सी आपके लिए जरूर, विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है, सोर्स वगैरह आपका इंपॉर्टेंट सोर्स बता दोगे। और विटामिन की क्लासिफिकेशंस करनी है, विटामिन ए फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल वाले, बी और सी वाले अपने पानी वाले घुल जाते हैं, ए डी के फैट सोल्यूबल हैं। ब्लड कोगुलेशन ये कौन सा होता है, विटामिन के, और एनसीईआरटी में 2 से 3 बार पूछा हुआ है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। देखो इस एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन हार्मोन से नहीं आया है आपका, तो हार्मोन वाले में बस आपको मेल फीमेल वाला एडेनिन है, इन हार्मोन का देख लेना। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले भी और शोल्ड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें अपने डिस्कशन कर लेंगे क्या ये सारे, ये देखो ये पेसेज की बता रहे थे हम, ये स्टैंड अप बनाते हैं ना, कोएल स्ट्रक्चर, एक छोटी होती है एक बड़ी, इक्वल मत बना देना इनको। ग्वानिन साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है एडेनिन थायमिन का, फिर आप अपोजिट करना होता है कॉम्प्लीमेंट, जो सार्गफ रूल के हिसाब से दिखाते हैं। ये जो होती है ना बेस, शुगर और फॉस्फेट 3 यूनिट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और अगर फॉस्फेट को हटा दो तो ये बनता है साइड। ठीक है, और एक बार हम आपको पीपीटी वाला वो दिखा देते हैं खोल के। तो ये बातें तो हमने सारी पढ़ ली थी, तो कोई भी आपको कंफ्यूजन रह जाए किसी भी टाइप का तो आप कमेंट करके जरूर बताना। एक बार हम आप सबके कमेंट देख लेते हैं, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो। एजुकेशन अड्डा क्या कह रहे थे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गया, थैंक यू सो मच, इट्स ओके, होप है अच्छा लगा तो हमें भी, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो अब हम आपको बोर्ड से हर एक यूनिट के एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करवा देंगे। चलिए तो अब रखते हैं, फिर मेन अपना सारे थिंग्स डिस्कशन हो गई है। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो किसी का तो कमेंट करना। पावर पॉइंट वाली ये जो हमने पीडीएफ बनाई थी लास्ट टाइम वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, पीडीएफ आपने वो देख ली होगी। और कल हमने जो स्टेट वाले एस्पेंट्स अगर इस वीडियोस को देखेंगे तो 11th क्लास के सारे नोट्स भेज दिए गए हैं, एक यूनिट को छोड़कर हाइड्रोकार्बन, वो हमने पीपीटी भेज रखी है जो हमने वीडियोस बनाई थी, वही आपके काम की थी। उसमें सारी रिएक्शन है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाली। ठीक है, तो वो आप वहां से देख लेना एक बार। देखिए हम इसका ऊपर वाला निकालते हैं, ये वो वाली पीडीएफ है जो हमने फर्स्ट क्लास बायोमोलिक्यूल्स के लिए थी। तो एक बार जिसने नहीं देखी है टेलीग्राम से तो आप एक बार हम शो कर देते हैं आपको, ये सारी थिंग्स एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपना ये कर लिया था, आज वाली क्लास में सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने।
25 ही क्वेश्चन इसके थे, 8 क्वेश्चन इन टेक्स्ट के थे, सारे कर लिए हैं। आसानी है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो ये अपने आप हो जाएंगे। बोर्ड वाले बच्चों को यही कहेंगे कि जब आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो तो अच्छे से डीपली अब पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम में आप सोचोगे कि अब हम सारी डीपली हर लाइन को पढ़ें तो नहीं हो पाएगा, तो वो अभी आपके पास मौका है कि अपने चीजों को अच्छे से करें। ठीक है, चलिए तो ये एक बार इसमें बैक हो गया है, कोई बात नहीं, हम उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर देंगे और भेज देंगे। चलिए तो अब रखते हैं और फिर मिलेंगे किसी अदर टॉपिक के साथ में, और कोई सजेशन हो गया आपके लिए तो हम आपको बता देंगे। ये सारे हैं, इसमें सारी रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज की अभी हम आपको बता रहे थे, Br2 वाली, HI वाली, वो सारी करवा रखी हैं, वो आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस यूनिट में 6 से 7 जो नंबर है, एक कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन से, विटामिन वाले से टेबल से क्वेश्चन मिलेगा MCQ वाला, एक प्रोटीन वाले से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, DNA RNA में डिफरेंस पूछ लेते हैं, और एंजाइम वाले में से तो एक आधा क्वेश्चन मिलता है आपको, और फैट सोल्यूबल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कौन आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह क्या है, यही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, तो वो आपको करने हैं।